सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज हमारा क्वेश्चन होने वाला है कंपनी लॉ का सेकंड क्वेश्चन। कंपनी लॉ एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर और अदर सेमेस्टर, जिनके सेमेस्टर में भी कंपनी लॉ पूछा जाता है। क्वेश्चन है हमारा, कंपनी कितने प्रकार की होती है? प्राइवेट कंपनी व पब्लिक कंपनी में क्या अंतर है? व्हाट आर द टाइप ऑफ कंपनी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी? यहाँ से इसका आंसर शुरू होता है। निगमित कंपनियां मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं, जिन्हें चार्टर्ड कंपनियां, स्टैट्यूटरी कंपनियां, रजिस्टर्ड कंपनियों के नाम से संबोधित किया जाता है। इन कंपनियों का विवरण नियमानुसार है। निगमित कंपनियां तीन प्रकार की बताई गई हैं। पहली, सम्राटीय राजपत्र द्वारा निगमित कंपनियां, जैसे कि इंग्लैंड की कंपनियां होती थी। संसद के विशेष अधिनियमों के अधीन निगमित कंपनियां, जो संसद के अधिनियम के द्वारा कंपनियां बनाई जाती थी वो। और तीसरी, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निगमित कंपनियां। ये तीन प्रकार की कंपनियां हैं। इनके नाम याद रखने हैं आपको और इनके सिर्फ नाम लिखने हैं, ज्यादा डिफाइन नहीं करना है। फिर यहां से शुरू करते हैं। कंपनी आधुनिक व्यापारिक संगठन का एक महत्वपूर्ण स्वरूप है। यह एक कृत्रिम विधिक व्यक्ति है, यानी कि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। और हर जगह ये शब्द आपको जरूर मिलेगा कि कंपनी एक कृत्रिम विधिक व्यक्ति है, ठीक है, जिसे कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है। कंपनी का गठन कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत किया जाता है। जो कंपनी अधिनियम है 2013, इसके अंतर्गत कंपनी का गठन किया जाता है, ठीक है। 2013 वाला वर्तमान में चालू है और इससे पहले था 1956, ठीक है। इस अधिनियम के अनुसार विभिन्न कंपनियों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया गया है। पहला, दायित्व के आधार पर कंपनियों के प्रकार, और दूसरा, सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनियों के प्रकार। इन दो भागों में कंपनियों का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। सबसे पहले दायित्व के आधार पर कंपनियों के प्रकार। सदस्यों के दायित्व के आधार पर रजिस्टर्ड कंपनियां तीन प्रकार की होती हैं। पहले वो तीन नाम याद रखना कि कंपनी निगमित कंपनी तीन प्रकार की होती हैं। राष्ट्रीय राजपत्र द्वारा निगमित कंपनियां, संसद के विशेष बहुमत द्वारा निगमित कंपनियां, और तीसरा था हमारा कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निगमित कंपनियां, ठीक है। फिर उसके बाद कंपनियों के दो वर्गीकरण बताए गए हैं, दायित्व के आधार पर और सदस्य के आधार पर। जो दायित्व के आधार है इसमें तीन है, असीमित कंपनी, अंशों द्वारा सीमित कंपनी, और तीसरी है प्रत्याभूति द्वारा सीमित कंपनी, ठीक है। फिर इन तीनों को डिफाइन करना है। पहली, सीमित कंपनी। असीमित कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी। असीमित कंपनी में सदस्यों का दायित्व सीमित नहीं होता। यदि कंपनी के ऊपर कोई ऋण, कर्ज या दायित्व आ जाता है और कंपनी की संपत्ति से उसका भुगतान नहीं हो पाता, तो सदस्य को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से भी भुगतान करना पड़ सकता है। इस कारण इस प्रकार की कंपनियां बहुत कम बनाई जाती हैं, क्योंकि इनमें सदस्यों पर जोखिम अधिक होता है। जो अनलिमिटेड कंपनियां होती हैं उसमें उनके सदस्यों का दायित्व, यानी कि उनकी लायबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी लिमिटेड नहीं होती, अनलिमिटेड होती है। अगर कंपनी पे कोई कर्ज हो जाए तो उसमें जो सदस्य होते हैं उनकी संपत्ति से भी भुगतान करना पड़ सकता है, ठीक है। फिर है इसके बाद अंशों द्वारा सीमित कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ये ऐसी कंपनियां होती हैं जिनके सदस्यों का दायित्व उनके अंशों के अनुपात में सीमित रहता है। ऐसी कंपनी को अपने नाम के साथ लिमिटेड यानी कि सीमित शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य होता है, जिससे जनसाधारण, जो जनता है, उसको यह ज्ञात हो सके कि वह कंपनी सीमित है। यदि कंपनी को हानि होती है या वह दिवालिया हो जाती है तो सदस्यों को केवल उतनी ही राशि देनी होती है जितनी उनके अंशों पर शेष है। अब जैसे कि एक कंपनी है, ये एक कंपनी है, कैसी कंपनी है ये एक कंपनी है, और ये जो कंपनी है इसको बनाने के लिए इन्होंने लोगों से पैसा लिया है, ठीक है। तो सबने इस कंपनी के शेयर्स लिए हैं, यानी कि इस कंपनी में अपना हिस्सा लिया है और पैसे दिए हैं, ठीक है। तो अगर इस कंपनी को कोई हानि होती है तो जो लोगों के शेयर्स हैं सिर्फ वो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से मतलब
कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से यानी कि पर्सनली पैसा नहीं देगा कंपनी को कोई भी नुकसान होने के लिए। जो उसके शेयर्स हैं, जो उसका कंपनी में हिस्सा है, सिर्फ वो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। इस प्रकार की कंपनी में सदस्यों का दायित्व उस राशि तक सीमित होता है जिसे वे कंपनी के परिसमापन यानी कि जब कंपनी को खत्म करना होगा के समय देने की गारंटी देते हैं। अब जैसे इसमें एक उदाहरण है, एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है एक गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत हो सकता है। इस संगठन के सदस्यों ने 10,000 की गारंटी दी, जिसका मतलब है कि यदि संगठन के पास अपने ऋणों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है तो सदस्यों को 10,000 तक ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ठीक है। ये थी दायित्व के आधार पर निगमित कंपनियां। 3 कंपनियां हैं, असीमित कंपनी, अंशों द्वारा सीमित कंपनी और तीसरी प्रत्याभूति द्वारा सीमित कंपनियां। ये 3 कंपनी हैं जो सदस्य के दायित्व के आधार पर बात करती हैं। ठीक है। इसमें असीमित कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जिसमें सदस्यों का दायित्व सीमित नहीं होता है, लिमिटेड नहीं होता है, अनलिमिटेड होता है। अगर कल को कंपनी को कोई नुकसान होता है, कंपनी पे कोई कर्जा आ जाता है तो कंपनी के जो सदस्य होते हैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से पैसा देना पड़ सकता है। और इस टाइप की कंपनियां ज़्यादा नहीं चलती हैं, ज़्यादा नहीं बनाई जाती हैं क्योंकि इसमें सदस्यों पर जोखिम ज़्यादा होता है। इसके बाद आती है अंशों द्वारा सीमित कंपनियां। इसमें क्या कहा गया है कि जो कंपनी के सदस्य होते हैं उनके पास जो कंपनी के अंश होते हैं यानी कि कंपनी के शेयर्स, कंपनी में जो हिस्सा होता है, अगर कंपनी को कोई नुकसान होता है आगे चलकर तो सिर्फ उनके शेयर्स को बेचा जाएगा। वो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होंगे, जिम्मेदार नहीं होंगे पैसा देने के लिए। ठीक है। फिर आती है प्रत्याभूति वाली कंपनी, जिसमें पहले ही गारंटी दी जाती है कि अगर कल को कंपनी खत्म होती है, ठीक है, कल को कंपनी का परिसमापन होता है तो सिर्फ उतना ही पैसा दिया जाएगा जितना उन्होंने पहले ही फिक्स कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे 10,000 रुपये उन्होंने पहले ही फिक्स कर दिए थे कि अगर कल को कंपनी खत्म होती है, कंपनी के जो ऋण हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं तो सिर्फ हम 10,000 रुपये देंगे। ठीक है। ये थे 3 प्रकार दायित्व के आधार पर। और इसके बाद आते हैं सदस्यों की संख्या के आधार पर। अब सदस्यों की संख्या के आधार पर भी 3-4 कंपनियां हैं। सबसे पहले निजी कंपनी, जिसे कहते हैं प्राइवेट कंपनी, जो बताई गई है कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में। निजी कंपनी वह कंपनी होती है जिसमें सदस्यों की संख्या सीमित होती है। जो सदस्य होते हैं उनकी जो संख्या है वो लिमिटेड होती है और उनके शेयर्स, जो उनके अंश हैं, उनके हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है, यानी कि उनके हस्तांतरण पर रोक होती है। इसमें न्यूनतम सदस्य यानी कि कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए। जो प्राइवेट कंपनी है इसमें कम से कम 2 सदस्य और ज़्यादा से ज़्यादा 200 सदस्य। ठीक है। और अंशों के स्वतंत्र हस्तांतरण पर प्रतिबंध यानी कि रोक। फिर जनता से पूंजी आमंत्रित नहीं कर सकते, यानी कि ये जनता से पैसे नहीं ले सकते जो प्राइवेट कंपनी वाले होते हैं। ये मेन चीजें हैं, इन्हें याद रखना। निजी कंपनियां सामान्य रूप से छोटे और मध्यम स्तर के व्यापार के लिए बनाई जाती हैं क्योंकि इनमें प्रबंधन सरल और नियंत्रण सीमित लोगों के हाथ में होता है। ठीक है। प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट और नियंत्रण यानी कि कंट्रोल सीमित यानी कि कुछ ही लोगों के हाथ में होता है। इसके बाद आती है सार्वजनिक कंपनी। निजी कंपनी याद रखना, कम से कम 2 व्यक्ति, ज़्यादा से ज़्यादा 200 व्यक्ति, और जो इसके शेयर्स होते हैं उन पे रोक होती है और ये जनता से पैसे नहीं ले सकते। सार्वजनिक या लोक कंपनी, सार्वजनिक भी कहते हैं और लोक कंपनी भी कहते हैं। पब्लिक कंपनी, इसे बताया गया है धारा 2 सबधारा 71 में। कंपनी अधिनियम की धारा 2 सबधारा 71 में सार्वजनिक कंपनी
वह कंपनी होती है जो जनता से पूंजी एकत्र कर सकती है और उसके शेयर स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित किए जा सकते हैं। जो सार्वजनिक कंपनी होती है इसमें न्यूनतम यानी कि कम से कम 7 सदस्य होते हैं और अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा कोई सीमा नहीं। जनता से पूंजी आमंत्रित करने की अनुमति होती है। ये जनता से पैसे ले सकती है अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। शेयरों का स्वतंत्र हस्तांतरण यानी कि इसको परमिशन है कि ये अपने शेयर्स यानी कि अपनी कंपनी में हिस्सा लोगों को दे सकती है। बड़ी औद्योगिक और व्यापारिक संस्थाएं सामान्य रूप से इसी प्रकार की कंपनी के रूप में स्थापित की जाती हैं क्योंकि इन्हें बड़े पैमाने पर पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर आती है एक व्यक्ति द्वारा कंपनी। अब जो सदस्य के आधार पर कंपनियां हैं इसमें 3 नाम याद रखने हैं आपको। एक निजी कंपनी, लोक कंपनी जिसे सार्वजनिक कंपनी भी कहते हैं, और एक एकल व्यक्ति कंपनी। ठीक है, इसे बताया है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 सबधारा 62 में। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक नई व्यवस्था के रूप में एक व्यक्ति कंपनी को मान्यता दी गई है। इस प्रकार की कंपनी में केवल एक ही सदस्य होता है। इसका उद्देश्य छोटे उद्यमियों को कंपनी के लाभ प्रदान करना है, जैसे सीमित दायित्व, लिमिटेड लायबिलिटी और पृथक विधिक व्यक्तित्व। ठीक है, फिर है इसके बाद कुछ अन्य कंपनियां। इन कंपनियों में जो सेक्शन है वो जरूर याद रखना आप। ठीक है, 3 कंपनी पहली वाली में दायित्व के आधार पर, 3 कंपनी सदस्यों की संख्या के आधार पर, और फिर कुछ अन्य कंपनियां। ये कंपनियों के प्रकार हैं। सारे कंपनियों के नाम एक पेज पर लिख लेना और जो कीवर्ड है उसमें मैं बताऊंगी कि कैसे लिखने हैं। अन्य कंपनियों में आती है धारक कंपनी जिसे होल्डिंग कंपनी भी कहते हैं। धारा 2 सबधारा 46 जब एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी के निर्देशक मंडल या उसके अधिकांश शेयरों पर नियंत्रण रखती है तो उसे होल्डिंग कंपनी कहा जाता है, यानी कि वो होल्ड करके रखती है किसी दूसरी कंपनी को। इस स्थिति में जिस कंपनी पर नियंत्रण किया जाता है उसे सहायक कंपनी कहा जाता है। होल्डिंग कंपनी अपनी सहायक कंपनी की नीतियों और निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, होल्डिंग कंपनी, धारक कंपनी वह कंपनी जो किसी अन्य कंपनी पर अपना अधिकार रखती है, उस पर नियंत्रण रखती है, कंट्रोल रखती है, उसे ही कहते हैं होल्डिंग कंपनी। ये जो धारक कंपनी है या होल्डिंग कंपनी है ये वेरी शॉर्ट में नाम आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनके नामों को याद रखना। ये दोनों नाम याद रखना और इंग्लिश में याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आती है सहायक कंपनी, समानुषंगी कंपनी। कंपनी अधिनियम की धारा 2 सबधारा 87 के अनुसार वह कंपनी जिस पर किसी अन्य कंपनी का नियंत्रण होता है वह सहायक कंपनी कहलाती है। उदाहरण के लिए यदि किसी कंपनी के 50% से अधिक शेयर यानी कि 50% से अधिक हिस्सा दूसरी कंपनी के पास हो तो वो इसकी सहायक कंपनी मानी जाती है। ठीक है, उस पर उसका कंट्रोल है। फिर आती है इसके बाद सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, जिसे डिफाइन किया गया है कंपनी अधिनियम की धारा 2 सबधारा 45 में। जब किसी कंपनी की कम से कम 51% अंश पूंजी यानी कि 51% शेयर केंद्र सरकार या राज्य सरकार या दोनों के संयुक्त स्वामित्व में होती हैं तो उसे सरकारी कंपनी कहा जाता है। सरकारी कंपनियां सार्वजनिक हित में विभिन्न आर्थिक गतिविधियां संचालित करती हैं जैसे उद्योग, परिवहन और ऊर्जा। ठीक है, अगर किसी कंपनी में राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने 51% से अधिक या 51% अंश पूंजी लगा रखी है तो वो सरकारी कंपनी कही जाती है। ठीक है, फिर है इसके बाद विदेशी कंपनी। विदेशी कंपनी यह वह कंपनी होती है, यहाँ वह लिख लेना, यह वह कंपनी होती है जो भारत के बाहर किसी अन्य देश में निगमित हो यानी कि किसी भारत के बाहर किसी और देश में हो और भारत में अपना व्यापार व्यवसाय करती हो। ठीक है, उसे कहेंगे विदेशी कंपनी।
जैसे कि कोई कंपनी अमेरिका में है लेकिन वो अपना व्यापार कर रही है भारत में, तो उसे कहा जाता है विदेशी कंपनी। फिर है इसके बाद कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 सबधारा 42 के अनुसार विदेशी कंपनी वह है जिसका गठन भारत के बाहर हुआ हो और जिसका भारत में कोई व्यावसायिक स्थान हो। ऐसी कंपनियां भारत में प्रत्यक्ष या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी व्यापार कर सकती हैं। विदेशी कंपनियों को भारत में कार्य करने के लिए भारतीय कंपनी कानून के कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इस प्रकार विदेशी कंपनी का मुख्यालय विदेश में होता है लेकिन वह भारत में भी अपना व्यापार संचालित कर सकती है, यानी कि उसका जो मुख्यालय है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो विदेश में होगा लेकिन वो अपने काम भारत में भी कर सकती है। ठीक है, फिर है इसके बाद इसका निष्कर्ष। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि कंपनी के अनेक प्रकार होते हैं जिन्हें विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक प्रकार की कंपनी का अपना अलग उद्देश्य, संरचना और कानूनी व्यवस्था होती है। यह वर्गीकरण व्यापारिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने तथा निवेशकों, सदस्यों और ऋणदाताओं के हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में कंपनियां उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए कंपनी के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन कंपनी विधि को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। ठीक है, निष्कर्ष आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। वैसे तो आपको लिखना सारा अपनी ही लैंग्वेज में है, सिर्फ आपको इसके कीवर्ड, कुछ की पॉइंट याद होने चाहिए जिससे आप पूरे क्वेश्चन को आसानी से लिख सको। ठीक है, इसके कीवर्ड इस तरह से हैं कुछ। सबसे पहले कंपनियों के 3 प्रकार बताने हैं जो हमने पढ़े थे। सम्राट या राजपत्र द्वारा निगमित कंपनी, संसद के विशेष बहुमत द्वारा निगमित कंपनी और कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कंपनी। ठीक है, कंपनी अधिनियम द्वारा निगमित कंपनियां। फिर दायित्व के आधार पर हमने 3 नाम पढ़े थे, असीमित कंपनी, अंशों द्वारा सीमित कंपनी और गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। इनके सेक्शन याद कर लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, फिर है इसके बाद सदस्यों की संख्या के आधार पर। ये आपको पता ही है, असीमित में क्या पढ़ा था, जिसमें सदस्यों का जो दायित्व है वो सीमित नहीं होता है और अगर कंपनी पर कल को कोई भी ऋण, कोई भी लोन आ जाता है और कंपनी अपनी संपत्ति बेचकर उस ऋण को नहीं चुका पाती है तो कंपनी के जो सदस्य हैं उनको व्यक्तिगत रूप से ऋण चुकाना पड़ेगा। ठीक है, अंशों द्वारा सीमित कंपनी पढ़ी थी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 22। जो कंपनी के अंश सदस्यों के पास हैं वो उन तक ही सीमित रहेंगे, यानी कि अगर कंपनी का कोई नुकसान होता है, कल को कंपनी पर कोई लोन आ जाता है तो सदस्यों के सिर्फ शेयर लिए जाएंगे। और गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, जिसमें परिसमापन होने पर एक राशि फिक्स कर दी जाती है कि 10,000, 15,000, 1 लाख, सिर्फ उतनी ही दी जाती है। फिर सदस्यों के आधार पर, सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनी निजी कंपनी होती है जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में बताई गई है, जिसमें न्यूनतम सदस्य, अधिकतम सदस्य, जो शेयर्स होते हैं उन पर रोक होती है और जो जनता से पूंजी है वो नहीं ले सकती, निजी कंपनी। सार्वजनिक कंपनी है लोक कंपनी, पब्लिक कंपनी, जिसे सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 में बताया गया है। न्यूनतम सदस्य कम से कम 7, ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है। इसमें जो शेयर्स हैं उन पर हस्तांतरण किया जा सकता है, यानी कि शेयर पब्लिक को दिए जा सकते हैं। फिर जनता से पूंजी आमंत्रित कर सकती है, यानी कि जनता से पैसा मांग सकती है अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। फिर इसके बाद है एक व्यक्ति कंपनी, जो एक व्यक्ति द्वारा कंपनी होती है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 में केवल एक सदस्य होना चाहिए इसमें, और सीमित दायित्व का लाभ, यानी कि ये छोटे मोटे काम के लिए इस कंपनी को शुरू किया जाता है। फिर आती हैं इसके बाद कुछ अन्य कंपनियां, जैसे कि होल्डिंग कंपनी, जो किसी अन्य कंपनी पर होल्ड करके रखती है, यानी कि नियंत्रण करके रखती है, कंट्रोल करके रखती है, उसे कहते हैं होल्डिंग कंपनी। सहायक कंपनी, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 में बताया गया है, जो कंपनी किसी के कंट्रोल में रहती है उसे कहते हैं
सहायक कंपनी, ठीक है, यानी कि जिस पर होल्ड करके रखती है वो होल्डिंग कंपनी, और जो होल्ड में रहती है वो सहायक कंपनी। फिर सरकारी कंपनी, फिर इसके बाद विदेशी कंपनी, जो कंपनी विदेश में होती है लेकिन अपना कारोबार व्यापार अपना भारत में करती है उसे कहते हैं विदेशी कंपनी, ठीक है। इसके बाद इसका निष्कर्ष होगा, निष्कर्ष, ठीक है। ये इसके कीवर्ड हैं, कीवर्ड पे विशेष फोकस रखना कि किस सेक्शन में क्या बात कही गई है, कौन कौन सी कंपनियां होती हैं, कंपनी के कितने प्रकार होते हैं, अन्य कंपनी कौन सी होती है, यानी कि 3 सबसे पहली कंपनी, फिर उसके बाद 3 कंपनी, फिर उसके बाद 3 कंपनी, और इन्हीं के आगे इनके सेक्शन लिख लेना। फिर कुछ अन्य कंपनियां, ये 4 कंपनियां अन्य कंपनियों में, इन चारों कंपनियों के नाम लिख लेना। जब आप इनको 1-2 बार पढ़ लोगे आपके समझ में आसानी से आ जाएंगी और ये याद भी रह जाएंगी, ठीक है। बस मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द।